सो वेलकम बैक। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, और बारिश की वजह से ये दूसरी दफा ऐसा मौका आया कि मैच रुक गया, लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो धुआंधार तरीके से जारी है। क्या सूदी और क्या ट्रेंट बोल्ट और क्या मिचेल सब साइड पे। कामरान अकमल, क्या कहेंगे आज? बिल्कुल, बहुत बड़ा टारगेट था 402 रन का, तो मेरे ख्याल से उस प्लानिंग के साथ लेके गए हैं और क्रेडिट देना चाहिए फ़खर को और बाबर को। जैसे उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, ऑलमोस्ट 194 रन की पार्टनरशिप लगाई और फ़खर ने जैसे 100 बनाया 63 बॉलों पे, अनबिलीवेबल बैटिंग नज़र आई है। और मेरे ख्याल से ये बेस्ट इनिंग्स होगी इस वर्ल्ड कप की। जो चेज़ कर रहे हो वो ज़्यादा अंडर प्रेशर होते हैं, टीम कोई चेज़ कर रही हो 400 प्लस रन, तो वो इतना ईजी नहीं होता। तो फ़खर ने मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त बना के दिया। बारिश की वजह से मैच रुक गया, अगर 50 ओवर भी पूरे होते तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के हाथ में था। जो मोमेंटम फ़खर ने बना के दिया, उसके साथ बाबर जैसे खेला 66 रन, एक नज़र आया कि क्लास का प्लेयर जो हम लोग मिस कर रहे थे, 50 के बाद आउट कर रहा, एक एंड संभाला हुआ, स्ट्राइक रोटेट कर रहा, फ़खर की लग रही है तो उसको ज़्यादा स्ट्राइक दी है। तो यही एक समझदारी होती है इस टोटल को चेज़ करने के लिए, लेकिन ज़बरदस्त चेज़ किया। अभी तक पाकिस्तान टीम ने जितनी बैटिंग की है 200 रन बनाए हैं। इतनी छोटी ग्राउंड है, 95 बॉलों पे 141 रन रहते हैं, वो मेरे ख्याल से चेजेबल है, क्योंकि दोनों सेट बैट्समैन हैं। इनको जब मैच शुरू होता है तो पीछे वालों पे नहीं छोड़ना चाहिए, अब ये ख़त्म करके जाए, क्योंकि ये इससे बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान नहीं हासिल कर सकता वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान नहीं हासिल कर सकता। तो फ़खर ज़मान ने जिस तरह बैटिंग की है, आपको जरा दिखाते हैं कि इन्होंने किस तरह से धुआंधार बैटिंग की आज। तो जनाब, अमेजिंग बैटिंग, अमेजिंग पार्टनरशिप, और बाबर आजम की जो बैटिंग हम मिस कर रहे थे, जो क्लास मिस कर रहे थे, आज वो वापस आ गई। लेकिन बारिश की वजह से ये दूसरी दफा मैच रुका है। अच्छा, अब ये जो मैच रुका है हमारा, इसमें जो हमारे ओवर्स हैं वो डेफिनेटली और थोड़े कम हो जाएंगे, तो फिर रन रेट भी उस तरीके से ऊपर चला जाएगा, तो फिर वो क्या मुश्किल हो जाएगा? जब मैच शुरू हो गया ना, उस वक्त अंपायर्स बताएंगे कि कितने ओवर्स अब मिलेंगे, कितने रन्स देने हैं। वो अब जब कवर्स उठा दिए जाएंगे उस वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से वही पाकिस्तान को 10 रन पर ओवर्स के हिसाब से ही करना पड़ेगा, अभी भी ऐसा ही है। लेकिन यह है कि इस वक्त जैसे बैटिंग सेट हुई है ना, जैसे ये दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से 10 रन के या 12 रन भी इस वक्त इनको इतने लग नहीं रहे होंगे कि ये नहीं अचीवेबल, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम इतना ज़बरदस्त बन गया हुआ। और बाबर ने भी अपना देखे गेयर चेंज किया, तो मेरे ख्याल से आज के मैच में बाबर 100 करता है तो ग्रेट सईद अनवर के साथ मिल जाएगा, जो पाकिस्तान की तरफ से 19 100 बनाए हुए। तो काफ़ी दिनों से काफ़ी मैचेस में वेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आज वो टाइम आ जाएगा जो हम लोग चाह रहे हैं कि एक बड़े प्लेयर के साथ ही मिल जाए जितने 100 बनाए हुए हैं। सही बिल्कुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो जनाब, न्यूजीलैंड की जो बैटिंग आपको दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बैटिंग की और हम उनके रन्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सके और 400 से ज़्यादा रन्स बने। सो न्यूजीलैंड की बैटिंग तो आपने देखी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने बॉलिंग किस तरीके से की, उसके बाद फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। फास्ट बॉलर की लाइनअप है वो वन ऑफ द बेस्ट स्लॉट। टूर्नामेंट्स और मैचेस हमेशा फास्ट बॉलर ही जिताते हैं। सो जनाब, ये था हमारा पेस अटैक। शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली। शाहिनशाह अफरीदी 90 रन खाए। देखिए, बॉलिंग जैसे टॉस जीत के हुए थे, मॉइस्चर कह रहा था कप्तान, खैर वो लग नहीं रहा था। लेकिन आप डे का मैच खेलते हैं ना, तो पहले 5-6 ओवर्स बड़े लाइनों लाइन से बॉलिंग करने पड़ते हैं, नया बॉल कंट्रोल करना पड़ता है, स्विंग सही लाइन पे करें तो स्विंग अच्छी मिले तो बैट्समैन को चांस मिले आउट करने का। लेकिन ऐसी बॉलिंग आज नज़र नहीं आई, वेवर्ड बॉलिंग नज़र आई है, जिसकी वजह से रन्स बहुत ज़्यादा लीक हुए हैं। और शाहिनशाह अफरीदी इस वक्त वर्ल्ड कप में सेकंड हाईएस्ट विकेटें हैं, तो इस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रन्स होना एक इशू नहीं है, लेकिन बॉलिंग अच्छे एरिया पे हो ना, तो वहाँ पे रन हो जाए तो अफसोस नहीं होता। लेकिन आज टोटल बॉलर्स ने बॉलिंग बड़ी ऑफलाइन की है, जिसकी वजह से इतने रन हुए हैं। फिर आज मैं समझता हूँ कि आपका एक स्पिनर मेन बनता ही बनता है। अगर शादाब नहीं फिट है तो आप चांस लेना चाहिए उसामा को ही खिलाने का। आप छोटी ग्राउंड है, ब्रेक भी हो रहा था पहले टाइम इतना इजी नहीं था। ब्रेक तो नहीं खैर इतना हुआ, लेकिन फंस रहा था बॉल, स्पिनर खेलना इतना इजी नहीं था। लेकिन क्रेडिट गोस टू न्यूजीलैंड टीम, जैसे उन्होंने बैटिंग की है, स्पेशली केन विलियमसन इंजरी की वजह से वो खेल नहीं रहा था, टीम को ज़रूरत थी, वो आया, उसने एक दिन प्रैक्टिस किया, फिर 95 रन बनाए। रचित रविंद्रा ने जैसे 100 बनाया, एक अलग ही ये प्लेयर नजर आ रहा आने वाले टाइम पे। और यंग प्लेयर है, पहला इतना बड़ा इवेंट खेल रहा, उसने जैसे बैटिंग करके दिखाई इस पूरे वर्ल्ड कप में, जैसे आज उसने 100 बनाया, अनबिलीवेबल बैटिंग। लेकिन हम लोगों ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से
रन्स हुए, शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट, ऐसी विकेट पे स्लो विकेट होती है तो विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, खींचा हुआ जहाँ बैट्समैन चांस ले, रिस्क ले आउट होने का, आप खुद से चांस देंगे बॉलर्स तो फिर रन्स होते जाएंगे, तो वही रन्स होते गए हैं, तो जिसकी वजह से उनको मौका मिला और उन्होंने रन्स एक बड़ा टोटल लगाया, उन्होंने एक बड़ा टोटल किया। और आज हमारी जो बॉलिंग थी वाकई वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। तो खैर इस मैच है उसकी करंट रिपोर्ट ये है कि इस वक्त मैच रुका हुआ है बारिश की वजह से। शाहिद हाशमी से पूछते हैं कि इस मैच के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स है और कट ऑफ रेट क्या है। जी शाहिद हाशमी बताइए, कट ऑफ टाइम क्या है? बारिश तेज है और मैच शुरू होने का इम्कान कम है। 7:40 मकामी वक्त के मुताबिक कट ऑफ टाइम होगा। अगर उस वक्त तक मैच शुरू ना हो सका या इम्कान ना हुआ तो मैच खत्म कर दिया जाएगा। 25.3 ओवर पर डीएलएस स्कोर 179 for 1 था। पाकिस्तान का स्कोर 200 पर 1 है तो पाकिस्तान 21 रन से फतेहयाब हो जाएगा। बड़ी जरूरी फतह थी ये पाकिस्तान की। बड़ी बुरी बॉलिंग की आज पाकिस्तान ने, 401 रन बनवा दिए। 90 रन शाहीन शाह अफरीदी पर और 85 रन हारिस रऊफ पर बने। लेकिन जिस तरह फखर जमान ने बैटिंग की, क्रैकिंग 63 बॉल्स में 100 किया, 9 छक्के लगाए थे उस 100 में, और बाबर आजम ने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है। दोनों की पार्टनरशिप जबरदस्त हो रही थी कि बारिश ठीक है, तो एक दफा फिर से ये बारिश आ गई और दूसरी दफा ये मैच रुक गया है। लेकिन जो मोमेंटम है पाकिस्तान का वो बहुत जबरदस्त जा रहा था। जिस तरह से हमारी बैटिंग वापस आई है और जो ओपनर्स के आसिफ शफी के बाद जिस तरीके से बाबर आजम ने और हमारे साथ जो फखर जमान इस वक्त खेल रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने जो पार्टनरशिप की है, अमेजिंग। हमें इसी बैटिंग की तलाश थी। देखिए बिल्कुल इसी बैटिंग की तलाश थी और इस इंटेंट के साथ खेलना हमारा बड़ा ज़रूरी था। अनफॉर्चुनेटली फ़खर फॉर्म में नहीं था जिसकी वजह से पहले मैच के बाद वो ड्रॉप किया गया। लेकिन आप लाने में बहुत लेट हो गए। अमेरिका से साउथ अफ्रीका के खिलाफ ले आते तो शायद इस वक्त हम लोग टॉप 4, टॉप 3 में या टॉप 4 में एंटर हुए होते हैं इस वर्ल्ड कप में। तो बस यही छोटी छोटी गलतियाँ मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। और ये जो हम इस एकदम से हम एंड पे जो मोमेंटम पकड़ते हैं ना, शुरू में हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। जैसे आज के मैच में सिर्फ बैटिंग के टाइम, बॉलिंग के टाइम हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी और वो बॉलिंग लाइन पे नहीं हुई जिसकी वजह से रन इतने लीक हुए हैं। जब सर पे पड़ती हैं तो हम ज़रा जाग पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पर काम करने की ज़रूरत है। और क्या आज इस मैच में अगर पाकिस्तान अगर पूरे 50 ओवर्स भी हो जाते हैं, ये रन चेज हो जाता है, तो ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की जीत जैसा ही मैच था। जितना बड़ा टोटल है तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए फखर को और बाबर को, जैसे लेके चलेंगे कैलकुलेशन करके खेलने। ठीक है, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल फखर। और इस मैच के वाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक तरफ पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार है तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनों के एजेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में पेश हैं। 3 नवंबर की रात रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा गया, आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। रॉ से जुड़े अकाउंट के बयान से साबित होता है हमलों में भारत मुलव्वस है। एक सियासी जमात से जुड़े ट्रोल्स ने भी घटिया ट्वीट दाखिल। लजबेला की तर्ज पर पसनी में शहीद होने वाले फौजियों की बेतौकीरी की गई। ट्रोल्स को शहीदों और उनकी फैमिलीज के तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं रहा। पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल शुरू किया हुआ है। हालिया दहशतगर्द वाकयात में उनकी मौजूदगी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी के इन वाकयात में मुल्क दुश्मन अनासिर खुलकर सामने आ गए। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, भारतीय ईमा पर कुछ लोग मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम को नफीस चेहरों के पीछे काली भेड़ों का चेहरा देखना चाहिए। PP रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा, जो मुल्क के खिलाफ काम करे वो सियासी पार्टी नहीं, सोशल मीडिया पर मुल्क को बदनाम करने वाले नमक हराम हैं। आज की दुनिया में डेफिनेटली बॉर्डर पे जो है वो फौजों के लड़ाई का जमाना गुजर गया। अब वो इसी तरह से अपने एजेंट्स तैयार करके ये काम करते हैं। जहाँ पे जो लोग ये काम कर रहे हैं भारत की ईमा पर, जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, बदकिस्मती से उनको सपोर्ट भी हुई और इस नहज पे पहुंचने में हमारा अपना ही कसूर है। दे रहा है दोस्त है और इनकी असल चेहरा इनका लोगों के सामने, आवाम के सामने आ गया है। हिंदुस्तान कभी आपका दोस्त नहीं था और ना कभी दोस्त रहना है। घिनौने मंसूबे रहे हैं हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नाकाम बनाने की हमेशा नाकाम कोशिशें हिंदुस्तान करता रहा है। जो अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी काम कर सकती है वो सियासी पार्टी नहीं हो सकती, वो सिर्फ मुल्क दुश्मन पार्टी हो सकती है। जो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए, इक़्तिदार की हवस के लिए, इक़्तिदार की लालच के लिए इस तरह के मौके में भी अपने दुश्मनों के, दहशतगर्दों की हिमायत में कोई चीज़ बोलते हैं, अपने मुल्क के खिलाफ कोई चीज़ लिखते हैं, इस जैसे लोग जो हैं उनको ना कोई ताकत का हक है, ना इस मुल्क में रहने का हक है, जो अपने मुल्क के खिलाफ जो है
वो इस तरह की नमक हरामी करे। मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई में दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया। कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। हमले में दिफाई असासे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर हमला नाकाम बना दिया। कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों ने अलसब हमला किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने गैर मामूली जुर्रत और बरवक्त जवाबी कार्रवाई का मुजाहरा करते हुए 3 दहशतगर्दों को बेस में दाखिल होने से रोका और हलाक कर दिया। दीगर दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने महदूद किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के बाद मुल्हिका इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। पाक फजाइया के किसी ऑपरेशनल असासे को दहशतगर्द कार्रवाई में नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में पहले से मतरूक करार देकर फेज आउट किए जाने वाले 3 तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की फौरी और मौसर कार्रवाई अमन दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। मादरे वतन के दिफा के लिए हम वक्त चौकस और तैयार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बेअमनी के पीछे भारतीय एजेंसी रा मुलव्वस है। इंडिया पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज हर तरह के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके पीछे एक प्रॉपर मुनज़्ज़म टारगेटेड प्रॉक्सी वॉरफेयर है। भारत की जो एजेंसी है रॉ, वो उसने तो दे मेड नो बॉन्ड्स अबाउट देयर इंटेंशन टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और वो शिद्दत इसी वजह से आई है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी क्लियर कंसिस्टेंट पॉलिसी अडॉप्ट की है कि इनकी नेटवर्क को हमने जड़ से उखाड़ना है। और गवादर में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 14 सिक्योरिटी अहलकारों की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज ने बताया तमाम शहीदों के जस्से खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए हैं, जहां मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज पसनी से और माड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को दुश्मनों ने घात लगाकर निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 14 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। गजा की मक्तल गाह में कोई महफूज नहीं। इसराइल अब अस्पतालों, स्कूल और मसाजिद को तबाह करने के दर पे है। गजा की अल-अज़हर यूनिवर्सिटी पर खौफनाक हमला कर डाला, पूरी यूनिवर्सिटी को मलबे का ढेर बना दिया। स्कूल हमले में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों शहीद हो गए। गजा में अब तक 9,500 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 4,000 से जायद बच्चे शामिल हैं। अमरीकी वजीर खारजा का दौरा इसराइल बेसूद रहा। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वजीर आजम ने गजा में सीज फायर का इम्कान रद्द कर दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने गजा की महसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंग बंदी पर गुफ्तगू की, जिसे फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा आज ओमान में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए खारजा से मुलाकात करेंगे। शामिल करेंगे कुछ दीगर अहम खबरें। खबर है कराची से, जहां तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली और रिक्शे को रौंद डाला। 2 अफराद जाँ बहक। बीमार बेटे को अस्पताल ले जाने वाला मूसा खुद जिंदगी और मौत की कशमकश में है। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर का अचानक ब्रेक फेल हो गया। मोटरसाइकिल सवार फैमिली और रक्शे को रौंद डाला। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 7 माह का कमसुन बच्चा रमजान और उसकी मां सिद्रा मौके पर ही जान की बाजी हार गए। वालिद मूसा भी शदीद जख्मी हुआ। इनकी बच्चा बीमार था, ये बेटा था, ये जा रहे थे अस्पताल इलाज करने के लिए। ये जब जैसे कस्बा मोड़ के साथ प्यारो चौकी के साथ टर्न हो रही थी, इनसे चेंजी रक्शे को बचाया, लेकिन उधर से टैंकर का ब्रेक फेल हो गया था। पहले बाइक सवार को हिट किया, वो टायर के नीचे आ गया, और फिर ये जो है बेकाबू होकर एक दीवार थी और उसके पीछे PMT भी थी, उसके अंदर जाकर घुसा। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर वाटर टैंकर को जाए हादसा पर छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी वाले की गलती है। किसी की भी फैमिली को इसी तरह मिनटों में, सेकंडों में कुचल देना, फिर भाग जाना उधर से, ये तो इंसानियत नहीं है ना। कराची में आए रोज गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग, तेज रफ्तारी और हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेकिंग और उनके खिलाफ कार्रवाइयां न होने की वजह से ऐसे हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कराची में पकड़े गए चोर को साथी छुड़ा कर ले गए।
ملی شمسی کالونی کے گھر میں چوری ہوئی، شہریوں نے چور کو پکڑا اور بجلی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ علاقے میں واردات کے لیے موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے کھمبے سے بندھے اپنے چور ساتھی کو پہچان لیا اور شہریوں کو اسلحہ دکھا کر چور کو چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ سندھ کے کیڈٹ کالجز کے درمیان کیڈٹ کالج سانگھڑ میں کھیلوں کے مقابلے ہوئے، ٹرافی میزبان کالج کے نام رہی۔ محمد الیاس انجم کی رپورٹ۔ کالج سانگڑ کے زیر اہتمام 4 روزہ انٹر سپورٹس چیمپئن شپ منعقد ہوئی۔ جس میں کیڈٹ کالج پٹارو، کیڈٹ کالج اسٹیل مل، پبلک سکول راشد آباد اور کیڈٹ کالج سانگڑ کے کھلاڑیوں کے درمیان سخت اور دلچسپ مقابلے ہوئے۔ چیمپئن شپ کی ٹرافی کیڈٹ کالج سانگڑ نے جیتی، جبکہ کیڈٹ کالج پٹارو دوسرے نمبر پر رہا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر ملک امام الدین شوقین نے کیڈٹ کالج سانگڑ کی مجموعی کارکردگی کو سراہا۔ کموڈور صاحب کو جو یہاں کے پرنسپل ہیں ان کی اور ان کے پورے اسٹاف کی بڑی کوشش اور کاوش ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام تھا۔ کیڈٹ کالج سانگڑ کے پرنسپل کموڈور ذیشان علی نے کہا، کھیلوں کے ذریعے صحت مند سرگرمیاں کرنا ہمارے کالج کا نصب العین ہے۔ ہماری مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی صحت مند سرگرمیاں طلبہ کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد الیاس انجم، ARY نیوز، سانگڑ۔ چھوٹے شہر کے ننھے کھلاڑی مگر خواب بڑے بڑے، ٹنڈو محمد خان کی فٹ بال اکیڈمی میں مستقبل کے چیمپئن فٹ بالر بن رہے ہیں۔ ذیشان خاص کھیلی کی رپورٹ۔ کہ باقر نظامانی سے تعلق رکھنے والا یہ ہے اسامہ نظامانی، جو بطور کوچ روزانہ 3 گھنٹے کم عمر بچوں کو فٹ بال کھیل کی تربیت مفت فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک گراؤنڈ بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر ہماری جو بھی کمیونٹیز تھی ان کو ملا کر ہم نے ایک اکیڈمی سٹارٹ کی، جس میں تقریباً 130 کے قریب ہم نے بچوں کو رجسٹر کیا۔ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد کے اوپر 80 کے قریب بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ 3 گھنٹے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، جس میں ہم ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں فٹ بال کی، ڈفرینٹ ٹریننگز ہیں، ڈفرینٹ جو ڈرلس ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں۔ 2021 سے قائم فٹ بال اکیڈمی میں 100 سے زائد کھلاڑی شامل ہیں۔ وسائل کم ہونے کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت اسامہ نے اپنا کام جاری رکھا۔ ہر وہ پروفیشنلی چیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو مطلب آگے لے کے جائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کی فٹ بال میں اپنا کی رول ادا کریں۔ فٹ بال گراؤنڈ تو خستہ حال ہے مگر کھلاڑی پرعزم ہیں۔ کیمرامین شوکت سولنگی کے ساتھ ذیشان علی خاص کیلی، ARY نیوز، ٹنڈو محمد خان۔ کراچی شہر اور مضافاتی علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ نیو کراچی، گڈاب، کاٹھور، M9 موٹر وے اور اطراف میں بادل جم کر برسے۔ بارش سے حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ کالے اور گھنے بادل چھانے سے سر شام ہی اندھیرا چھا گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔